नमस्कार, जय श्री राम। तो फाइनली वेट इज ओवर। और इसी संडे को मैंने लाइव में कहा था कि संभवतः एक डेट आ रही है 2 तारीख की, यानी 2 अप्रैल को सदन में लोकसभा के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होगा। बड़ी बात यह नहीं है, मीडिया ने पिछले 3 दिनों के अंदर वो सारे दावे, सारी न्यूज चला दी कि टीडीपी समर्थन नहीं दे रहा है, जदयू मुसलमानों से डरा हुआ। लेकिन आज ललन सिंह ने जो बयान दिया वो सुनने वाला है कि मुसलमानों की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने मुसलमानों का जीवन भर शोषण किया है, उनके कहने से सेकुलरिज्म का नाटक नहीं चलेगा। यानी बिहार चुनाव में जदयू भी मान चुकी है कि बीजेपी के लाइन पर चल के ही हमको जीतना है। पहला टिप तो ये है। लेकिन आज बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमारे साथ विश्लेषण के लिए घूमता आईना से अनुपम मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, और वक्फ पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उन सुपर हिंदूज की भी बात करेंगे जिन्होंने वक्फ को लेकर के बहुत ज्यादा जल्दीबाजी दिखाई और मोदी सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं रखी। और इसके अलावे जो दिन भर की बड़ी खबर है उसमें संघ प्रमुख ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो आने वाले समय में समझ में आ रहा है कि अब 30 तारीख की जो मीटिंग हुई थी मोदी और संघ प्रमुख की, उसकी नींव रख रहा है। क्या नए भारत की परिकल्पना के बारे में बात होने वाली है? क्या बीजेपी के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भेजे गए हैं? क्योंकि आज एक और चीज हुआ है, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला किया कि आपने शैक्षणिक संस्थानों से, पाठ्यक्रम से मुगलों का नाम क्यों हटा दिया। अब ये सारी चीजें होंगी, इस पर हम बात करेंगे। अनुपम सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार अभिषेक। मैं बिना ईयरफोन्स के या बिना माइक के सीधे बात कर रहा हूँ। आई होप मेरी आवाज़ साफ आ रही हो। बहुत साफ है, बहुत क्लियर है सर। हाँ, और चूंकि हमारे और आपके व्यूअर्स बहुत ढेर सारे कॉमन हैं, तो अक्सर मुझे इस तरह की शिकायत आती है कि आपने अपना प्रोग्राम नहीं किया और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे लाइव प्रोग्राम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे थोड़ा सा वर्टिगो दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मुझे ये प्रोग्राम ज़्यादा सूट कर रहा था। मैं आप साथ बैठ गया। प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं, इसको आप डाउनलोड करके घूमता आईना पे भी चलेगा, तो कौन सा कोई हमें फर्क पड़ना है। मतलब हमारा यह है कि राष्ट्र में जागृति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बात पहुंचे। सर, वक्फ बिल पर फाइनली अमेंडमेंट के साथ आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से टीडीपी और जदयू खुल करके व्हिप जारी करके समर्थन करने आई, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहुत ढेर सारी बातें हो रही थी कि वक्फ बिल पे भाजपा को पर्याप्त समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सरकार गिर जाएगी, क्या होगा, दुनियादारी। मैं बार बार एक बात कह रहा था कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों से सहमत हो या ना हो, एक बात तो शायद दुनिया में कोई नहीं इनकार कर सकता कि उनको राजनीति करनी आती है। तो ऐसा बिल वो पेश करेंगे जिसको वो पास ना करा पाए। अभी 10 साल में क्या कभी हुआ है एक बार भी ऐसा? तो या फिर कभी इसके पहले भी हुआ है इनकी जिंदगी में? तो ये सोचना ही अपने आप में हिमाकत थी कि साहब, वक्फ बिल पे भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलेगा और बिल गिर जाएगा। तो इसमें तमाम तरह की बातें हो रही थी। हमने ओवैसी का बयान देखा जिसमें वो कहते हैं वक्फ बिल के लिए मैं मोदी और अमित शाह को दोषी नहीं पाऊंगा, मैं दोषी पाऊंगा तो चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, जयंत चौधरी को और चिराग पासवान को। अगर ये 4 लोग चाह लें तो बिल पास नहीं हो सकता है। अच्छा, तमाम तरह के दबाव भी थे। आज मैं देख रहा था जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के एक विधायक या मंत्री कौन थे, वो कह रहे थे बिहार में कि वो वक्फ बिल से सहमत नहीं है। तो पार्टी में अंदरूनी दबाव भी है। पर आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी व्हिप जारी कर दिया, भाजपा ने तो करना ही क्या कर दिया, चिराग पासवान भी प्रेजेंट है, टीडीपी ने भी कर दिया। तो अब कुल मिलाकर इस बिल के पास होने में कोई शंका जो थी वो नहीं रह गई, और मुझे पहले भी कभी नहीं थी। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप मोदी और अमित शाह की नीति से सहमत हो या ना हो, उनको राजनीति नहीं आती, इससे शायद ही कोई इस बात को यकीन कर पाएगा। अभिषेक सर, बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं। अब इसमें कोई ये संदेह नहीं है कि बीजेपी वक्फ बिल पास करा लेगी, लेकिन जदयू ने जिस प्रकार से 3 लाइन का व्हिप जारी करके एक्सटेंड किया है सपोर्ट, जदयू परंपरागत रूप से बहुत सेक्युलर पार्टी मानी जाती है, तथाकथित रूप से। एकदम ये टर्न अराउंड नहीं है जदयू की राजनीति में। आप नहीं देख रहे कि एक
अगर बिहार चुनाव में उनको जाना है और वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि आज मैं चूंकि ये दूसरे चैनल का है और कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं उनका वीडियो नहीं सुनवा सकता जिस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन दिखा जरूर सकता हूं थोड़ा सा एक झलक कि ललन सिंह ने क्या कहा। ललन सिंह आज पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे, और ये बड़ा चैनल है तो मैं एएनआई और इन लोगों का बचता हूं प्ले करने से, कि उन्होंने साफ कहा कि जदयू को कांग्रेस से मुस्लिमों पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और ये वक्फ बिल देश के हित में है। तो ये एक जो शिफ्ट है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्फ बिल को एक जिस अंदाज में लेकर आई, और मैं समझता हूँ किसी हद तक सही बात भी है, जिसमें वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो वक्फ बिल से आम मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरी बात वो कह रहे हैं वक्फ बिल को बाई एंड लार्ज जितने मुस्लिम पॉलिटिशियंस हुए हैं उन्होंने इसको मिसयूज किया और वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया है। जो भी वक्फ मंत्री बन गया है, चाहे केंद्र में या राज्य में, बिरला ही कोई ऐसा मंत्री होगा जिसके नाम के साथ आप कह सकें कि उसके ऊपर वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करने का आरोप नहीं लगा। जितने वक्फ के मंत्री बने उन सब ने वक्फ की प्रॉपर्टीज कब्जा किया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वक्फ के सारे मंत्री मुसलमान होते थे। आप बताएं, आजम खान से ज्यादा आरोप किसके ऊपर है, ओवैसी से ज्यादा आरोप किसके ऊपर है? तो इन सब ने मिलकर वक्फ को खा डाला। इन सब में अगर कोई एक मर्द मोमिन निकला तो सिर्फ खड़गे साहब निकले, जो कि मुसलमान ना होते हुए भी वक्फ की प्रॉपर्टी खा गए। तो ये इकलौता अपवाद है जहां पे कि खड़गे पे इस तरह का आरोप लगा है। बाकी तो जितने मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं और जो कि अलग अलग समय पे वक्फ के मंत्री रहे हैं, इन्होंने वक्फ को खाया है। तो एक नैरेटिव जो लगातार गृह मंत्री सेल कर रहे हैं और उसी को उनके सहयोगी पार्टी भी सेल कर रही हैं कि वक्फ से आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए जो कुछ एक अशराफिया वर्ग है और जो घूम फिरकर वक्फ की जमीनों पे कब्जा करता रहता है। आजम खान का तो आपको ये तक नजर आया कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पे होटल बना डाला था। वक्फ की जमीन थी कब्रिस्तान की, उस पर उन्होंने होटल बना डाला। तो लेकिन अब ये है, हाँ, लेकिन ये मुस्लिम अशराफिया वर्ग है, इसका तो वो आजम खान से लेके जावेद अख्तर तक इन सबका सिर्फ एक काम रहा है कि साहब इन्होंने भीड़ को भड़काया है और अपना मकसद अपना जिसे कहना चाहिए अपना मकसद सॉल्व किया है और भीड़ को भड़का के ये सड़क पे लाते रहते हैं। आपने CAA में देखा, आजम ये जावेद अशरफ के साहबजादे निकल के CAA का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे CAA में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, OBCs की नागरिकता चली जाएगी, शेड्यूल कास्ट की नागरिकता चली जाएगी, शेड्यूल ट्राइब की नागरिकता चली जाएगी। और बाद में कह दिया सब लोग कह रहे थे इसलिए मैंने भी कह दिया। तो ये बेहूदी बातें और ये बेहूदे काम, और इनका एक ही मकसद रहता है कि साहब भीड़ को सड़क पे ले आओ, और सड़क पे जब भीड़ आ जाएगी तो भीड़ का तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, उनके नाम पे दलाली जो लोग कर रहे हैं उनका फायदा हो जाता है। यही चीज अमित शाह लगातार सेल कर रहे हैं, भाजपा सेल कर रही है, और यही चीज उनकी सहयोगी पार्टियां भी कह रही हैं। आज जो आपने ये बयान देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बयान इसी को लेकर था, अभिषेक। बिल्कुल, लेकिन अब तक तो ये बात हो रही थी कि चलिए पास नहीं हो पाएगा। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी न केवल इसको पास करा रही है बल्कि धूम धड़ाके के साथ नैरेटिव भी दे रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ये कंप्लीट बिल नहीं है क्योंकि जेपीसी के थ्रू गुजरा है, इसमें जदयू के भी कुछ सुझाव रहे हैं, टीडीपी के सुझाव रहे हैं। तो भाई साहब 240 पर आप ब्रह्मास्त्र चलाने की उम्मीद भी न करें, लेकिन जितना कुछ है पहले अमेंडमेंट को, पहले ये वाला अमेंडमेंट आ जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। सर आज वैसे तो कई बड़े न्यूज रहे हैं, लेकिन उनमें से एक, क्योंकि मोदी जी और भागवत जी की 30 तारीख की मीटिंग हुई, हंसते हुए सब चेहरे आए, सब कुछ सामने था, लेकिन जो बयान मोहन भागवत जी का आया है वो बहुत कुछ कहता है सर। इसमें जो मोहन भागवत जी ने स्पेशली जो बयान दिया है अभी चीजों को भारत की पुनः सभ्यता संस्कृति को जीवित करने का, मैं दर्शकों को सुनाता हूँ, 1 मिनट, मैंने वो बुकमार्क तो किया था, 1 सेकेंड। हाँ, ये वो बयान है, पहले मैं दर्शकों को वो बयान सुनवा देता हूँ। मीनवाइल दर्शकों से निवेदन है, कृपया आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर लगभग 1500 लोग जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए ताकि मैं बुकमार्क ले लूं और आप लोगों के क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा आखिरी 10 मिनट में।
को दुनिया का नेतृत्व करना है तो जिस दृष्टि के आधार पर 2000 वर्ष प्रयोग हुए और सब अधूरे रह गए और यशस्वी भी हो गए, उनका उस अधूरापन दूर करने के लिए अपने स्व के आधार पर सारे शास्त्रों को फिर से देखकर फिर से पुनर्रचित करते हुए उसका उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का उद्यम करना पड़ेगा। सर, हिंदू स्क्रिप्चर्स को फिर से ये करने की बात कर रहे हैं, और आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस विरोध कर रही थी कि भाई आपने विद्यार्थियों के सिलेबस से पूरा गांधी हत्याकांड हटा दिया और मुगलों को हटा दिया। बीजेपी अग्रेसिव होती जा रही है अपने 3.0 में। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जब ये सब काम 10 साल पहले होना चाहिए तब आपने किया नहीं। जब आपकी लंगड़ी सरकार है, तमाम काम आप कर रहे हैं, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब रही बात जो मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो एक अलग बात है। देखिए अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के युग में बहुत ढेर सारी बातें सामने आई हैं। पहले आप कह देते थे कि साहब हमारे यहाँ भारत में देखने को है क्या, कुतुब मीनार और ताजमहल। सोशल मीडिया आया तो देखे साहब वो साउथ के तमाम मंदिर लोग देखने लगे। जो लोग साउथ नहीं गए हैं उनको नजर आने लगे कि साहब हमारे देश के कोने कोने में ऐसे प्राचीन 2000, 3000, 4000 साल पुरानी ऐसी जगहें हैं जिनको देखकर हैरत होती है, जिनको यही नहीं समझ में आता कब बनी और कैसे बनी। तो जब आप कहते हैं कि लेथ मशीन जब आई है उसके पहले से आप कहते हैं कि वो छेनी हथौड़ी जनरेशन जिसको आप कहते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या काम कर सकते थे। उन्होंने आपको बता दिया कि अलजबरा जो है वो अरब की पैदाइश नहीं है, अलजबरा यहीं की पैदाइश है। उन्होंने बता दिया। हमने जीरो ही नहीं दिया, हमने पाई भी दिया है। हमने पाई भी दिया, हमने पाई भी दिया है। आप अभी कह रहे हैं भारत ने दिया जीरो, दे जीरो ही नहीं दिया, पाई भी दिया है। और तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आने लगी। फिर खास तौर पर खगोल शास्त्र में हमारी तमाम चीजें सामने आने लगी। मतलब जिस तरह की एस्ट्रोनॉमी में हमारे जिस तरह के रिजल्ट सामने आने लगे कि हमने जिस जमाने में केवल बांस की नली से जिस तारों को देखा जाता था, उस समय हमने कैसी कैसी चीजें निकाल के सामने रख दी। आज सोचा जाता है जिन चीजों को साइंस अभी मुश्किल से 60 साल 70 साल से जब उन्होंने अपना नासा का टेलीस्कोप बड़ा वाला लेके आए, तो उसके बाद जो चीज उन्होंने देखनी शुरू की, हम 1000 साल से उसको देख के हम हजारों साल से नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो वो तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आने लगी। तो मोहन भागवत का कहना यही है कि भाई जो हमारा जो प्राचीन विजडम था, जिसके लिए भारत फेमस था, अपने विजडम के लिए फेमस था, जिसके लिए चीन से लोग खच्चर पे बैठ बैठ कर आते थे तो किताब लेकर जाते थे, जिसके लिए अरब से लोग आते थे और यहाँ से किताबें लेकर जाते थे, जिसके लिए कितनी टरों किताब यहाँ से यूरोप गई है आपने देखा, और बड़ी ईमानदारी से मानते हैं कि हम लेके गए। तो ये तमाम चीजें हैं। मोहन भागवत का कहना है कि इट इज टाइम, अब समय आ गया है कि भारत का जो प्राचीन विजडम था, जो भारत का जो प्राचीन ज्ञान था, एक बार उसमें फिर से बहस शुरू हो और उसको सामने लेकर आया जाए। देखिए कोई और तो आपको क्रेडिट देने आएगा नहीं, आपको खुद ही आगे बढ़ के कहना पड़ेगा साहब ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, जो है उसको आप क्लेम करना शुरू करें, वरना आप हल्दी बनाएंगे पेटेंट अमेरिका कराएगा। तो ऐसे में आप मान के चले कि आप अपना प्राचीन विजडम, जिसके लिए अभी तक आप मजाक में कहते थे, आपका उपहास उड़ाया जाता था कि वेदों में क्या है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी। अब आप देखने में आ रहे हैं साहब कितना जबरदस्त लिखा गया है। मतलब हम देख के आते हैं, देखने में कविता लगती है और कविता से मैथमेटिकल इक्वेशंस निकल रहे हैं कितने ढेर सारे। लेकिन अभी ये जो सोशल मीडिया पे छुटपुट रूप में सामने आ रहा है और जिसको सोशल मीडिया वॉरियर्स बार बार सामने लेकर आ गए, समय आया है कि भारत सरकार को इस पे एक समग्र प्रयास करते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इन तमाम चीजों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। मोहन भागवत वही बात कह रहे हैं आप सर। आज एक और, ये कांग्रेस में कुछ समस्या आ गई है क्या कि बहुत सारे लोग वास्तव में कांग्रेस का एकदम जो अब फार लेफ्ट की तरफ कांग्रेस चली गई, जो कभी नहीं हुआ करती थी, अब वो लग रहा है कि कांग्रेस से ऐसे जो उनके बेस हुआ करते थे वो भी दूरी बनाने लगे हैं क्या? क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार है जब शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी जी की ब्लंटली प्रशंसा की और जिस पूरे मुद्दे पर विपक्ष घेरता रहा है उसको एक नई ऊंचाई दे दी, जब उन्होंने कहा कि इंडिया का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसने पूरे साउथ एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया। इसके पहले रशिया यूक्रेन पॉलिसी पर वो
कर ही चुके हैं। कैसे देखते हैं सर इस प्रकार की चीजों को? अभिषेक, आपके सवाल को मैं दो हिस्से में देखता हूं। एक तो ये जो आपने कहा कि कांग्रेस जो फार लेफ्ट की तरफ गई है, इससे पहले कभी नहीं गई। इंदिरा गांधी के ज़माने में उसने एक लेफ्टिस्ट रुख अपनाया था, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और तमाम चीज़ें हुई थी। आपको मालूम है 71-72 की कहानी। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टीम में है। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरी बात, राहुल गांधी की अपनी कोई समझ है नहीं, जिसने जो समझा दिया वो अपना चलने लगते हैं। जहां तक बात शशि थरूर की है, मुझे ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि शशि थरूर फाइनली बीजेपी में आए। देखिए, शशि थरूर का अपना एक मानना है। उनको लगता है कि केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता, और ये बात सच है। ये सच है। बात सच है कि केरल से उनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता। राहुल गांधी वगैरह कोठरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वेणुगोपाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो अपने लेवल पे कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब से शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ताल ठोक दी, तब से तो उनकी आंखों में खटकने लगे, वो बुरी तरह खटकने लगे। और शशि थरूर को इस कदर साइड लाइन किया गया कि शशि थरूर बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि साहब ना हमसे कोई बात करता है, ना हमारी कोई सलाह लेता है, ना हमारी बात का कोई जवाब देता है। शशि थरूर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको मालूम है कि वो भी अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं या खेलने जा रहे हैं। तो वो एक बार सर्वोच्च पद के लिए दांव लगाना चाहता है, जिसके लिए आदमी उनको दोष नहीं दे सकता। कांग्रेस में ये होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अपना एक दरबारी संस्कृति का उनका है, तो भाई उनका बस चले तो आज उनकी सरकार बने तो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना दें। तो शशि थरूर इस बात को समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस में उनकी जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन अभी लोकसभा को 4 साल बाकी है। अब तो क्या पार्टी छोड़ेंगे तो पद चला जाएगा, सदस्यता चली जाएगी। तो उन्होंने कुल मिला के राहुल गांधी की और कांग्रेस की और खासतौर से गांधी परिवार की नाक में ऐसा दम भर रखा है। उससे पहले भी उन्होंने एक बार कहा था, आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले उन्होंने कहा था, 2024 के चुनाव के पहले हमको लगता है कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार मतलब ही नेतृत्व है, ये परिवारवाद पार्टी, और उन्होंने खुद भी कहा। तो उन्होंने आज परिस्थिति ऐसे कर दी कि ना उगला जाए ना निकला जाए वाली बात है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व उनको पार्टी से निकाल दे। पार्टी से निकल जाएंगे तो उनकी सांसदी भी बची रहेगी, और वो उसके बाद जो चाहेंगे करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जहां चाहे जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यदि वो स्वयं इस्तीफा देते हैं तो उनको संसद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए शशि थरूर अब धीरे धीरे राहुल गांधी को प्रिक कर रहे हैं, गांधी परिवार को, कांग्रेस लीडरशिप को प्रिक कर रहे हैं, लगातार कांटा चुभ हो रहे हैं। जहां तक शशि थरूर का फ्यूचर की सवाल है, मुझे आश्चर्य होगा यदि वो भाजपा में जाएंगे। लेकिन पता नहीं, हु नोज। हमने पहले भी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी बनाते देखा है। शशि थरूर आइडियोलॉजी के लेवल पे लेफ्ट, जो वहां पे वामपंथ है, उससे ज्यादा जुड़े नजर आते हैं बजाय भाजपा के। लेकिन शशि थरूर का अपना एक अंदाज भी है। शशि थरूर सबसे ज्यादा चर्चा में उस वक्त आए थे जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाकर ब्रिटेन को लताड़ा था। तो राष्ट्रवाद पर शशि थरूर के जो व्यूज हैं, जो उनकी किताबें कहती हैं, जो उनके बयान कहते हैं, बहुत कुछ भाजपा से भी मेल खाते हैं। तो ऐसे में शशि थरूर स्वतंत्र होना चाहते हैं, पार्टी के अलग होना चाहते हैं, और शशि थरूर का जाना इनको दिक्कत देगा। एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो कल ही आएगी, आपको नजर आएगा। भाई, वक्फ बिल पे कांग्रेस इतना प्रचंड विरोध कर रही है, और केरल में जहां से अभी तक राहुल गांधी आते थे, जहां से अब प्रियंका गांधी आती हैं, जहां से वेणुगोपाल आते हैं, जहां से शशि थरूर आते हैं, केरल में सारे ईसाइयों के जितने मठ हैं, जितने सारे कैथोलिक, सारे बिशप्स उठ के खड़े हो गए कि हमको वक्फ बिल चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का तमाशा खत्म होना चाहिए। हमारी 400 एकड़ जमीन हड़प ली है। तो अब राहुल गांधी के लिए तो बड़ा मुश्किल है भाई, कि जहां से तुम चुनाव लड़ रहे हो, वहां का ईसाई, जिन ईसाइयों के भरोसे तुम चुनाव लड़ रहे हो, वही ईसाई कह रहा है कि साहब वक्फ खत्म करो, वक्फ बोर्ड ही खत्म कर दो। वो तो वक्फ बिल के समर्थन में है और राहुल गांधी विरोध में है। तो ऐसे में शशि थरूर इन परिस्थितियों में, आप समझिए ना, ये प्रियंका गांधी को आप देख लीजिए, वो बहुत ज्यादा वक्फ बिल पे मुखर नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनकी वोटर है वो वक्फ बिल के समर्थन में है, और शशि थरूर इसका लाभ उठा रहे हैं। अभिषेक, लेकिन ये जो सर पूरा कैथोलिक ईसाई का जो कैथोलिक वाला है, सबने जो विरोध किया है, इसकी गूंज सिर्फ यहीं तक तो है नहीं, क्योंकि सरकार तो इटली से भी इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, मैडम को तो आते होंगे ना कहीं, क्योंकि ये तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से भारत में ईसाईकरण हुआ, वो तो किसी से छुपा हुआ है नहीं ना।
मैं अनुपम सर जानना चाहता हूं कि एक तरफ मुस्लिम प्रेम है और एक तरफ वो कैथोलिक इंस्ट्रक्शन, कहां जाएंगे? देखिए, दो एक तरफ बातें मैं हैं कदा अभी। पहली बात तो जी भारत का जो ईसाईकरण आप देख रहे हो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, और नॉर्थ हाँ ईस्ट में जो ईसाईकरण हुआ वो नेहरू के दरमियान हुआ है। वो नेहरू युग ठीक में है हुआ जब भारतीय साधुओं तक को जाने पे वहां रोक थी। तो ठीक नॉर्थ है ईस्ट का जो ईसाईकरण हुआ नेहरू का दिया हुआ देन है। जहां तक बात सोनिया गांधी की है, सोनिया गांधी का मामला इतना क्लियर कट है, जब वो चाहती है नेता हो जाती है, और जब वो चाहती है घर में बैठ जाती है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पिछले 30-35 साल जब से वो आप सामने हैं, कोई उनसे एक सवाल पूछ ले। मतलब सोनिया गांधी मतलब सबसे ताकतवर राजनीति की है। अक्सर कहते हैं मोदी इंटरव्यू नहीं देते, मोदी तो फिर भी 4 लोग को इंटरव्यू दे देते हैं जिनको चाहते हैं। सोनिया सही बात। गांधी का तो आप देखे ना, सोनिया गांधी से तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता, उनसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता। और सोनिया गांधी कब क्या निर्णय लेती हैं, ये सब तो भाई, ये सब तो वो आदमी सोचता है ना अभिषेक, जिसको जाके रिपोर्टर्स के खिलाफ सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने जवाब देना हो। उन्हें कभी कोई जवाब तो देना नहीं होता है। बहुत हुआ तो चुनावी सभा में गई और ऐसे पल्लू डाला, चश्मा लगाया और मैं भारत की बहू कह के निकल ली। तो आप समझिए ना इस बात को, सोनिया गांधी इज टोटली अनअकाउंटेबल। उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता। तो सोनिया गांधी कहां पे कैथोलिक लाइन ले रही हैं, कहां मुस्लिम लाइन ले रही हैं, कहां चाइनीज लाइन ले रही हैं। चाइना से आज तक कोई इनसे ये नहीं पूछ पाया कि आपने चाइना से समझौता क्या किया। तो वो क्या फिर आप एमओयू हुए थे पता नहीं। फिर सोचिए, फिर किसी और बारे में तो आप उनको जवाब दे पाते ही नहीं ना अभिषेक। सर आज एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ और एक और संघ के तरफ से हुआ। अब ये लाइन योगी जी को बड़ा सूट कर रही है सर। पहले आपने देखा कि योगी जी गए संघ में, पूरा संघ के वेशभूषा में चल रहा था, मतलब बाबा की तो अलग ही वेशभूषा है, लेकिन संघ के प्रोग्राम में गए, संघ का एक तरह से गीत गाया। और अब होसबोले साहब कह रहे हैं कि मथुरा और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद में शामिल हो आरएसएस के सदस्य, संघ को कोई परेशानी नहीं। ये तो सर तुक्का पलटी हो गया सर, ये तो क्लासिक केस है। आज मथुरा और काशी विश्वनाथ दोनों विवाद में आरएसएस के सदस्य शामिल हो, संघ को कोई परेशानी नहीं है इससे। यानी मंदिर में तो अब छोड़ दीजिए मस्जिद में ये खोजना, ये तो ऑलरेडी खोजने की बात छोड़िए, तो कह रहे हैं कि हाँ ये मंदिर है। अब अभी तो कुछ दिन पहले हो रहा था कि हर जगह मंदिर खोजना बंद कीजिए, ये तो कह रहे हैं कि अरे शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो होसबोले साहब अगर कह रहे हैं तो ऑफिशियल लाइन मानी जाएगी सर फिर तो। अभिषेक, आप ये सोचिए, कुछ दिन पहले संघ की ये लाइन थी कि राम मंदिर आंदोलन के बाद वो ऐसे किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे जी। अब लेकिन इसके पीछे जो ये आप 180 डिग्री जो एक घुमाव देख रहे हैं, अब यही बात है, इसके पीछे कारण बताता हूं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अगर कोई कारण है तो फिर वो योगी आदित्यनाथ है, इसको समझ नहीं, आप समझिए ना, योगी जी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि अब आस पास सब लोग उसके लाइन खींचने के परेशान है। उन्होंने लाइन इतनी ज्यादा लंबी खींच दी है और इतने मुखर है, भागते भी नहीं किसी चीज से, एकदम जैसा होता है सबको जवाब भी देते हैं। तो उन्होंने पीटीआई के पॉडकास्ट के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, थोड़ा उसको जोड़ लीजिएगा इसमें विश्लेषण के समय। आप देखिए अभिषेक, मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे ये बात करीब 10 से 15 दिन पहले कही थी कि योगी आदित्यनाथ ने फाइनली अपनी हिंदू युवा वाहिनी बंद कर दी। पहले सस्पेंड की थी, अब उस पर ताला लगा दिया। पहले सस्पेंडेड थी। मैं हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्षों से बात करता था, वो कहते थे महाराज जी ने कहा है कि चुपचाप बैठो, कुछ करना नहीं। अब उस पर ताला लगा दिया, उसको वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद जो योगी की और जो भागवत की जो एक मुलाकात और बात जो नजर आ रही थी, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे नजर आ रही थी। तो मोहन भागवत को भी एक बात समझनी पड़े, और समझ गए। देखिए ऐसा है, आरएसएस दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है, उनके पास भी नीचे से खबरें आती रहती हैं। उनको भी समझ में आया कि मोहन भागवत के कुछ बयानों से इस देश का जनमानस सहमत नहीं था। भाई आरएसएस को भारतीय बहुत पसंद करते हैं, पर गुलामी तो भारतीयों ने किसी की नहीं दिखाई ना, गुलामी तो उन्होंने किसी की नहीं दिखाई। तो आपने देखा जिस तरह का विरोध आया, उसके चलते संघ का ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। और दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एकदम खुला समर्थन है, खुला समर्थन है। क्योंकि आज की तारीख में मथुरा काशी की बात योगी के अलावा जो कर रहा हो बता दीजिए,
सिर्फ योगी कर रहे हैं, सिर्फ योगी कर रहे हैं। अरे तो और योगी ऐसे जी में तो समझ- मथुरा काशी के अलावे संभल भी पूरा खोद दिए ना। हाँ, और ऐसे में जब आरएसएस कहता है कि हमारे कार्यकर्ता वहां चले जाएं, तो वो कहता है कि हमारे कार्यकर्ता योगी के पीछे चले जाएं। हाँ, आप इस बात को समझें कि योगी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि आरएसएस को भी एक यूटर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात सच है। सामान्य तौर पे संस्था व्यक्तित्व पे भारी पड़ती है। कुछ ऐसा अद्भुत मैं देख रहा हूं कि इस बार एक व्यक्तित्व पूरे व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। पता है सर, 1.5 महीने पहले मैं एक सोलो विश्लेषण कर रहा था, तो मैंने कहा कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। जो जो योगी जी को मिटाने का प्रयास करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, जो योगी जी के रास्ते में आएगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन योगी जी संभवतः पूरे भारत के एक कोर जो सनातन का एक उबाल मार रहा है ना, जो समाज जिस प्रकार से बदल रहा है, उस समाज का वो स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समाज योग जब अपनी मन की बात किसी लीडर से सुनना चाहता है तो संभवतः आज हिंदू समाज जो है वो योगी जी की तरफ देखता है कि ये आदमी मेरे मन की बात करेगा, चाहे वो बटेगा तो कटेगा का नारा हो या बांग्लादेश से उसे रिलेट करना हो, और उसका इम्पैक्ट हमने चुनाव में तो देख ही लिया, या ये कहना कि कोई माई का लाल योगी आदित्यनाथ के होते हुए किसी हिंदू को हाथ नहीं लगा सकता, तो सर उसका समाज पे तो प्रभाव पड़ेगा ना सर। और जब समाज बात सिर्फ हिंदू और सनातन की नहीं है। योगी ने कुछ अद्भुत करके ये दिखाया कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मठ से निकले वो माला जपने वाले योगी हैं, ऐसा नहीं है कि उससे घोड़े पे तलवार लेके निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। योगी ने जो सनातन के लिए किया वो तो अपनी जगह है ही। अगर वो कांवड़ियों पे फूल बरसा सकते हैं, अगर वो कुंभ मेला करा सकते हैं, तो बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना सकते हैं। ये देखिए ना, बिल्कुल 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 बीमारू कहा जाता था। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्यों को बीमारू कहा जाता था। 2.5 गुने से ज्यादा हमारी इकोनॉमी जंप कर गई है, जीडीपी जंप कर गया है 8 साल में। तो जो बीमारू कहा जाता था प्रदेश, वो आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा नहीं कि योगी, देखिए योगी ने आपको कुंभ भी करके दिखा दिया, कांवड़ियों पे फूल भी बरसा के दिखा दिया, आपको उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी करा के दिखा दिया, ऑपरेशन लंगड़ा भी चला के दिखा दिया, माफिया को मिट्टी में मिलाने का वादा किया वो भी करके दिखा दिया, और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों के बाद उन्होंने आपको वित्तीय रूप से ताकतवर करके दिखा दिया, ये भी करके दिखा दिया। और आपने देखा परसों तक वो तौकीर रजा, तो वो जो क्या नाम है नाहिद हसन, और कैसे कैसे सारे सांसद और सारे बयान दे रहे, हम तो साहब डंके की चोट पे सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, एक भी जगह पढ़ी गई हो तो बता दो। तो उन्होंने आपको मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना भी सिखा दिया। आज मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि भाई अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखिए। इतना बड़ा मेला हुआ, एक छिनैती, एक डकैती, एक छेड़छाड़, एक बदतमीजी नहीं हुई। अब ये बात कहने का दम चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है, लेकिन वो उस उतनी मामूली सी बात कहने में तो साहब 100 साल लग गए ना। योगी आदित्यनाथ जिस स्पष्टता से अपनी बात कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी गूढ़ बात कह रहे हैं कि जो कैसा बड़े भारी आविष्कार करके लाए हो, खोज के लाए हो, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं इतनी स्पष्टता से, ये बात कहने के लिए भी तो जो जिगर चाहिए वो हमको 80 साल बाद मिला है अभिषेक। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 180 साल बाद मिला है। और चलिए कुछ प्रश्न हम ले लेंगे, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। क्योंकि आपकी तबीयत स्वस्थ नहीं है तो संभवतः अगर आप प्रश्न नहीं ले पाएंगे तो मुझे कोई ये नहीं है, मैं प्रयास करूंगा देने का, लेकिन चूंकि आप आए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैं ले ही लूं। सर एक प्रश्न है, 2025 से पहले सारे डिस्प्यूट नहीं हुआ तो गुड और बैड, गुड बट इट्स इनकम्प्लीट बिल। देखिए कैसे देखते हैं सर कि बहुत सारे हिंदू सेटिस्फाई ने बोला कि इनकम्प्लीट बिल है, इसमें बहुत सारा जेपीसी के थ्रू जो पास हुआ है, चूंकि अलायंस वाली सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो साबित नहीं हो रहे इनके हिसाब से। 30% करें कि इससे तो 30% ही फायदा होगा, कैसे देखते हैं सर? नहीं, 30% फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, 2-1 चीजें और बेहतर हो सकती थी।
पर अभिषेक शुरुआत तो हुई, और शुरुआत नहीं हुई, 90% के साथ शुरुआत हुई है, बड़ी धमाकेदार शुरुआत है। अब बड़ा दिक्कत ये है यार, नरेंद्र मोदी होना भी बड़ा मुश्किल है। विरोधी कहते हैं हमको तबाह कर दिया, समर्थक कहते हैं कुछ किया ही नहीं। तो अब ये देखिए ये भी कमाल की बात है। वक्फ बिल बहुत बढ़िया आया है। मेरी विष्णु शंकर जैन से बात हुई थी, मैंने देखा उनको क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनके ऑब्जेक्शंस वैलिड हैं। एक वकील होने के नाते, एक सनातनी योद्धा होने के नाते विष्णु शंकर जैन इस बिल को, बात सिर्फ इतनी समझिए, मतलब जैसे आज की तारीख में आपके पास वक्फ का कोई मामला आया है, कल तक वक्फ बिल पे वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता था अंतिम होता था। आज वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब हर जगह चुनौती दे सकते हैं। अब तो सिविल सूट हो गया। सुने, ये विष्णु चाहते थे कि साहब वो वक्फ ट्राइब्यूनल जैसी चीज ही बीच से हट जाए, और सही चाहते थे, सही चाहते थे। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत ढेर सारी मैं समझता हूं बहुत लंबा रास्ता इसमें तय हुआ है, और होने दीजिए। वक्फ ट्राइब्यूनल, अब चूंकि अब अलग अलग कोर्ट हम जा सकते, तो वक्फ ट्राइब्यूनल वैसे भी उतना बड़ा इंपैक्ट तो करेगा नहीं। विशु ठाकुर कह रहे हैं, अभिषेक भाई अगर ये लोग रोड पर आते हैं तो हम लोगों को भी उतरना चाहिए। आप लोग बाद में उतरेंगे, ऑलरेडी हिंदू संगठन कल दिल्ली में उतर चुके थे, उसी जंतर मंतर पे उतर चुके थे। सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। मिस्टर अभिषेक कुमार पूछ रहे, राज्यसभा से पास हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पास हो जाएगा। निखिल वर्धन तिब्बतिया कह रहे हैं, आस्क वक्फ बिल पास होने से एक चीज और प्रूव हो जाएगी कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन की जरूर है, पर फुल मेजोरिटी से कम नहीं है। कैसे देखते सर? नहीं, फुल मेजोरिटी से ज्यादा काम कर रही है भाई। फुल मेजोरिटी से 303 वाले से तो बेटर ही है। जब आपके पास 303 सीट थी, तब तो जावड़ेकर कहते थे कि हमने इतिहास की किताब में कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज किया। और जब आप कहते हैं आपकी लंगड़ी सरकार है, तो कहा जा रहा है कि पूरा सिलेबस ही बदल दिया। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत चल के बात हो रही है, बहुत चल के काम हो रहा है। नहीं, वो गांधी गोडसे को हटाने के कारण थोड़ा ज्यादा दुख है कि मतलब देखिए, मैंने एक बार आई थिंक मैं किसी प्रेस अलग अलग किसी समिट में ही था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे देखते हैं। तो मैंने बोला यार, अगर 2 अक्टूबर नहीं होता, छुट्टी वाला दिन, और एक अंग्रेज की फिल्म गांधी नहीं आई होती, तो कसम से बता रहे हैं इस देश में गांधी उतने ही पॉपुलर होते या उससे कम होते संभवतः, जितना वो क्रांतिकारी समाप्त हो गए जिनके बारे में कोई याद नहीं करता। चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हो या फिर सुखदेव हो, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, वही हालत में होते। तो ये बात है कि बीजेपी जो काम कर रही है, इस वाले बीजेपी में ज्यादा बेटर काम कर रही है। विघ्नेश प्रभु जी कह रहे हैं, वन डे वक्फ हैज टू गो लाइक आर्टिकल 370 और 35 टाइम मैटर्स विद 247 गवर्नमेंट विल शो मॉडरेट अप्रोच। ये तो एक कथन है आपका, सवाल तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और मैं एग्री करता हूं कि देखिए बैलेंस करना जरूरी है, प्रकृति का बैलेंस करना। देखिए आप भी देखिए ना यार, अमिताभ बच्चन की भी शादी हुई, इतने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन मेहरारू तो जया भादुरी मिली ना। प्रकृति ने बैलेंस किया ना भाई, इसको रोस्ट ना समझे लोग। वैसे कल मौसमी चटर्जी वाला बहुत जबरदस्त आया है। किसी ने पूछ लिया मौसमी चटर्जी से अनुपम सर कि जया भादुरी के बारे में, बोला और प्लीज मैं जया भादुरी से बहुत अच्छी पर्सन हूँ, मेरे से उनके बारे में बात मत कीजिए। ये क्या था सर? पता नहीं, मुझे तो इससे ज्यादा अच्छा वो लगा जिसमें रवीश कुमार ने सवाल करने पे राजदीप को दुकानदार और राजदीप ने उनको पत्रकार ही मानने से इंकार कर दिया। मुझे तो वो वाला इंटरेक्शन और भी मजेदार लगा अभिषेक। नहीं बिल्कुल, अच्छा राजदीप ने उसका तुलना ध्रुव राठी से किया, ये मतलब गजब हो गया, ये तो अपमानित करने जैसा था। भाई अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ज्यादा मान तो दोनों में से किसी का नहीं है, बंदा है पढ़ता है। नहीं, आपसे ज्यादा कौन जानता है, इतने वर्षों से प्रयागराज टाइम्स चला रहे हैं सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभिषेक, मिस्टर यूनुस सोल्ड 7 सिस्टर्स टू चाइना इन काउंटर, हेमंता सेड दैट वील ब्रेक बांग्लादेश, हु इज ब्लफिंग हियर? योर कमेंट सर। अब आप देखिए, मोहम्मद यूनुस नफरत में इस कदर पागल है कि पहले वो पाकिस्तान के पास चले गए, आईएसआई को बांग्लादेश में ले आए। जिन पाकिस्तानियों ने 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल किया, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी, उनको लेके चले आए।
जब उससे भी बात नहीं बनी, पाकिस्तान ने कहा साहब अभी तो हम खुद ही परेशान है, हमारा बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, तब वो चीन के पास चले गए और चीन से जाके कह रहे हैं कि जो 7 राज्य हैं भारत के, ये लैंड लॉक्ड हैं, इनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है सिवाय बांग्लादेश के, समुंदर हमारा है, हमारे यहाँ ऊपर चढ़ जाइए और इन 7 राज्यों को हड़प लीजिए। मतलब कमाल के आदमी है यार, इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं। मतलब एक हमारी तरफ कहानी चलती है अभिषेक कि एक आदमी जंगल में घूम रहा था, किसी ने उनसे कहा कि भाई यहाँ मत गुजरिए, यहाँ शेर आ जाता है, तो तो उन्होंने कहा शेर आएगा तो आपको खा जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं कि शेर आए और मुझको खा जाए, इस तरह उसके मुंह में मनुष्य का खून लग जाएगा और फिर वो पड़ोस वाला गांव भी खा जाएगा। तो मोहम्मद यूनुस यही वाला काम कर रहे हैं कि शेर को न्योता दे रहे हैं कि हमको खा लो, अपने मुंह में खून लगा लो, भारत के ऊपर चढ़ जाओ। कमाल के लोग, एकदम जाहिल गंवार लोग हैं, किस तरह के लोग, इनको आप कहाँ इनको नोबेल प्राइज और क्या 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 कहा जैसा। तिब्बतिया ने अभी भाई तवनिया पंडित जी भी बोल सकते हैं, विष्णु शंकर जैन सर इज रॉन्ग एट डीपर लेवल ऑन ट्रिब्यूनल। अब बाकी कम्युनिस्ट लोग भी होंगे, उसमें जस्टिस बेटर होगा, वरना कोर्ट्स में तो ईयर्स लग जाते हैं। नहीं, एक बात मैं कह दूं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था से खास तौर से हिंदू बहुत नाराज है। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला हर जजमेंट उनको चिढ़ा रहा है, लेकिन वक्फ बिल एक ऐसा मामला है जिसपे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले वक्फ बोर्ड के खिलाफ गए। तो अभी जो बना है इसको आप कोर्ट में जाने दीजिए, अभी तो ये और रमा होगा, अभी तो शुरुआत है भाई, इब्तिदाई इश्क है, परेशान मत होइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन अनुपम जी, अभिषेक जी, जय श्री राम, कैन यू प्लीज कनेक्ट द डॉट्स, गजवाए हिंद, वकफ प्लस पार्टीशन प्लस राहुल गांधी। देखिए आप लोग राहुल गांधी को, मैं अभी भी कहता हूं बीजेपी का स्टार प्रचारक है, मैं सुबह शाम कहता हूं कि अमित शाह उठते होंगे ना तो घंटिस कहते होंगे कि अरे भाई योगी जी ने कह दिया कि राहुल गांधी की बहुत जरूरत है। राहुल जी ने तो कहा, नमूना कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिल्कुल। आप दोनों को सादर प्रणाम। वक्फ बिल पर कुछ सपाई बुद्धिजीवी लक्ष्मण यादव जी टाइप बहुत परेशान है। अब सर उनके बारे में हम क्या बोले सर, एक तो आपने बुद्धिजीवी भी बोला, उसके बाद उनका नाम भी रखा, ये दोनों सर ये भी प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते सर। लक्ष्मण जी को मैं बुद्धिजीवी तो कम से कम नहीं मानता, हाँ बुद्धिजीवी आप लोग कह सकते हैं, इसमें कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसे वामपंथियों को बुद्धिजीवी ही के मानता हूँ, बुद्धिजीवी। विजय तिवारी, अरे ये तो मेरे पिताजी का कमेंट है, लग रहा है अनुपम सर के आने की वजह से वो भी देख रहे हैं आज का एपिसोड, ये कमाल है। पूरे भारत पर में गुरुकुल खोलना चाहिए जिसमें गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त वेद, उपनिषद, पुराण, मानस और गीता का अध्ययन भी हमारी संस्कृति लौट आएगी। आप ही दीजिए सर, अब मैं क्या बोलूं। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अंग्रेजों ने सर्वे कराया था और ये मैं आपको 150 साल पुराना सर्वे बता रहा हूं, और उन्होंने दिखाया था कि साहब 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जा रहे थे इन गुरुकुलों में, और कितनी बड़ी तादाद थी इन गुरुकुलों में। और उन्होंने ये भी बताया था कि इन गुरुकुलों में उन जातियों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, शिक्षक में भी और छात्र में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मिस्टर सेवन का, ये आज आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। अभिषेक जी, हु इज रिपेयरिंग हु? बीजेपी इज रिपेयरिंग आरएसएस और आरएसएस इज रिपेयरिंग बीजेपी? लग रहा है 30 तारीख की मीटिंग के बाद बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आ गया, क्या हो रहा है? क्योंकि आज बहुत पिछले 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो रहा है। देखिए कौन किसको रिपेयर कर रहा है मुझे पता नहीं, एक दूसरे के सब पूरक हैं, ठीक है। अच्छा है जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, ये जरूर अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आज के संस्करण में इतना ही गाइस। एक बार फिर से मैं बता दूं, द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करना है। 5 लाख सब्सक्राइबर नजदीक है, मात्र 20,000 की जरूरत है, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्लस जरूर है, मैं कंप्लेन सुनता हूं प्रमोट करने के बाद सबसे ज्यादा घूमता है इनके लिए कि भैया आप सब्सक्राइब करवा देते हो, सर शो नहीं कर पाते। उसका कारण आप देख लीजिए, तबीयत खराब है, ईयरबड भी नहीं लगाया, चश्मा भी ठीक से नहीं पहन रहे, लेकिन फिर भी मेरे शो पर आए हैं। तो आएंगे, वहां भी रेगुलर आएगा, शॉर्ट्स आएगा, नहीं तो कुछ दिन बाद हम एक इनके लीडरशिप के अंदर एक वहां पे रिपोर्टर फिक्स करेंगे जो कुछ शो करेगा। दिक्कत ये ना कि मैं तुम्हारे शो पे नहीं आऊंगा, तुम प्रयागराज आ जाते हो,
डर का माहौल तो कायम रहना चाहिए नहीं रवीश कुमार जी के अंदाज में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या यही है नया भारत? अगर यही नया भारत है जहां पर माइनॉरिटी डरा हुआ है, वक्फ बिल कल पास हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल चला के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए घूमता आईना और द अभिषेक तिवारी शो का ऐसा ही कोलैबोरेशन। अनुपम सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार।